हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। फर्स्ट आर्टिकल जो आज डिस्कस करेंगे वो है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, और एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स की बात करेंगे लेटरल एंट्री के ब्यूरोक्रेसी में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा, मैंने इसका आंसर टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे, द पाथ रन्स थ्रू फील्ड, अशोक गुलाटी का आर्टिकल है। इसमें चाइना और इंडिया की जो अप्रोच है उसमें क्या चेंज है और इंडिया को क्या बदलाव करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में बात की गई। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आर्टिकल है अ स्नैपशॉट ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। माइग्रेशन से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, ये भी डेटा बेस्ड आर्टिकल है, प्री और मेंस दोनों में काम आ सकता है। ज्योग्राफी GS1 के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और PDF के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 GS4 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। एथिक्स में आपको मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटी में आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। अब मैंने बढ़िया सा आंसर आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भी भेज दिया है, वहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं और वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, है ना। आपको मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। सो हम लोग बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? क्रिटिकली एग्जामाइन द लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। तो आपको प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताने होंगे। इनिशियली आप लेटरल एंट्री होता क्या है उसे एक्सप्लेन करेंगे एंड देन आप उसके ड्रॉबैक्स और उसके बेनिफिट्स दोनों डिस्कस करेंगे। लास्ट में आप ARC की रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं। ये आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूज़ में क्यों है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सैटरडे को एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया है जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन सीख की है फॉर टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी इन 24 मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सो 3 पदों के लिए 45 के आसपास पोस्ट निकाली गई है इंडियन नेशनल्स के लिए, जो लेटरल एंट्री के थ्रू ब्यूरोक्रेसी में आ सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। इसमें वो सारे इंडिविजुअल एलिजिबल होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर UT गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो PSU में काम कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और इनके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, जो आपके पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, इसलिए ये आर्टिकल आया। नाउ लेटरल एंट्री की बात कर लेते हैं। लेटरल एंट्री होता क्या है? लेटरल एंट्री अलाउ इंडिविजुअल्स विथ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड टू एंटर सिविल सर्विसेज एट अ मिड टू सीनियर लेवल पोजीशन इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम थ्रू द ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक, एक तरीका क्या होता है, जो हम लोग सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, compete करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और उसके बाद फिर हम ब्यूरोक्रेसी में एंटर करते हैं। ये करियर बेस्ड सर्विस है, ट्रेडिशनल वे है। इसके थ्रू हम लोग पहले, है ना, एक ज़िले पे काम करेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, इस तरीके से आप ऊपर जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? लेटरल एंट्री का, जिसमें आप डेप्यूटेशन पर
आप हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के अधिकारी हो, आप डेप्यूटेशन पर डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनली कोई एग्ज़ाम देना नहीं होता है। ये बेसिकली आपका लेटरल एंट्री होता है। 2017 में नीति आयोग ने पहली बार कहा था कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो लेटरल एंट्रेंस हैं उनको अलाउ करना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका रैंक टॉप 100 में नहीं आता है या फिर आप आईएएस नहीं बन पाते, तो ऐसे लोग जनरली सेक्रेटरी लेवल तक नहीं पहुंच पाते। जनरली जो आईएएस होता है उन्हीं का टॉप पोस्ट पर डोमिनेशन देखा जाता है। हो सकता है कि आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो है कोई पद मिल जाए, हो सकता है आप आईआरएस बन जाएं, हो सकता है आप आईपीएस रहें, लेकिन आप उसके बावजूद भी सेक्रेटरी नहीं बन पाते। तो बेसिकली जो आईएएस हैं उनका डोमिनेशन को ब्रेक करने के लिए भी लेटरल एंट्री की शुरुआत की गई है ताकि गवर्नेंस भी इम्प्रूव हो। ठीक, बहुत सारे डिज़र्विंग लोग होते हैं जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में होते हैं, और बहुत सारे लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में होते हैं लेकिन आईएएस नहीं होते, उनको भी ऊपर सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका मिल सकता है लेटरल एंट्री के थ्रू। कौन कौन सी पोजीशंस ओपन है उसे देख लेते हैं। A joint secretary appointed by the appointment committee of cabinet has the third highest rank after secretary and additional secretary in the department and function as a administrative head of a wing in the department. So अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करूं तो टॉप लेवल पर कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। दूसरे नंबर पे कौन होता है? रैंक की अगर हम बात करें तो एडिशनल सेक्रेटरी होता है। थर्ड पे जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। फोर्थ पे डायरेक्टर्स होते हैं और फिफ्थ जो रैंक होती है उनके नीचे वो डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं। सो पहले दो में तो लेटरल एंट्रेंस को जगह नहीं दी गई है, लेकिन डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरी उन्हें बनाया जा सकता है। उसके अलावा वो डायरेक्टर भी बन सकते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। तो ये 3 पोस्ट जो है ओपन करके रखी गई है, किसके लिए? लेटरल एंट्रेंस के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, या फिर जो दूसरे अधिकारी हैं, आईआरएस हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हो सकते हैं, पीएसयू के अधिकारी हो सकते हैं, उन सभी के लिए। ठीक, अब क्या बेनिफिट है यार, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो रैशनली की बात कर लेते हैं। होल ये जो लेटरल एंट्री है इसके पीछे आइडिया क्या है? Basically, the idea behind lateral recruitment is for the government to tap into individual domain expertise and specialized know-how, regardless of whether they are career bureaucrats or not. In line with this idea, officials of various central civil services have been given opportunity to serve in the central secretariat in the last decade, though it was always considered IAS dominated. So, basic idea क्या है? जो इंडिविजुअल है उनकी डोमेन एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया जा सकता है, उनके स्पेशलाइज नॉलेज को यूज़ किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जनरली सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी आईएएस लोग ही बनते हैं, पर अब जीएसटी से रिलेटेड मुझे रिफॉर्म लाना है या फिर मुझे लॉ बनाना है या फिर उसमें अमेंडमेंट करना है, तो एक आईआरएस जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है टैक्स से रिलेटेड लॉज को इम्प्लीमेंट करने में निकाल दी, वो ज़्यादा समझते हैं कि कहाँ पर इशू आ सकता है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इशू क्या क्या हो सकते हैं, नॉल ये सारी चीज़ें एक आईआरएस ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा रेदर देन कि एक आईएएस जिसने इस फील्ड में बिल्कुल काम नहीं किया है, उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो हमें किसको प्राथमिकता देना चाहिए? आईआरएस को देना चाहिए, पर आईआरएस तो बन ही नहीं सकते, वो ऊपर टॉप पोस्ट पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो ये आइडिया है लेटरल एंट्री के लिए। और प्राइवेट सेक्टर से भी अब धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन, जो एक्सपर्टीज़ है उसको लेटरल एंट्रेंस के थ्रू इंक्लूड किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो क्या बेनिफिट होंगे हम वो देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं। पहला क्या है? पहला जो रैशनल हमने डिस्कस किया था वही लिखा हुआ है, स्पेशलाइज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जो भी बाहर का आदमी आएगा वो अपने साथ अपनी स्किल्स लेके आएगा, अपना एक्सपीरियंस लेकर आएगा, जो काफ़ी हेल्प कर सकता है। आईआरएस का एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्या है? ब्रिंगिंग अ चेंज इन वर्क कल्चर। जो भी प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई बंदा आता है तो प्राइवेट सेक्टर का आपने देखा होगा उनके सिर्फ 2 ही पर्पस होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। सो अपने साथ वो प्राइवेट मैक्सिमाइजेशन वाला कंसेप्ट लाए ना लाए, लेकिन अपने साथ एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट ला सकता है। तो जो एफिशिएंसी वो मेंटेन करता रहा है प्राइवेट सेक्टर में, वही कल्चर अगर यहाँ पर डेवलप हो जाए तो काफ़ी तेज़ी से काम हो सकता है। सो अगर तेज़ी से काम होगा तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल वे
वे में ब्यूरोक्रेसी चल रही है उसकी जगह कुछ फ्रेश और इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू ये डिसीजन मेकिंग फास्ट की जा सकती है। इसके अलावा जब प्राइवेट सेक्टर का बंदा आता है तो उसे अब पता होता है कि सरकार किससे दिक्कत क्या होती है लोगों को, वो जानता है, वो झेला हुआ आदमी है, उसके ऊपर बीती हुई है, तो वो अच्छे से समझ सकता है और फिर वो सारे बदलाव जब वो कहाँ पर होगा, सरकार में होगा, जब वो ब्यूरोक्रेसी में होगा तो वो सारे बदलाव लेकर आ सकता है। तो जो गैप होता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में, वो गैप भी धीरे धीरे कम हो सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर से लेटरल एंट्री होती है, तो लेटरल एंट्रेंस आते हैं। तो पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, ऑब्वियसली हर चीज़ के होते हैं। पहला क्या है, लैक ऑफ मेरिट, है ना। इसमें एक इंटरव्यू होता है, अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है फेवरेटिज्म भी हो सकता है, नेपोटिज्म भी हो सकता है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं होता। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं प्री मेंस और इतने साल की मेहनत करके आप वहाँ पहुँच रहे हैं और एक आदमी डायरेक्टली पहुँच जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एक सर्टेन आइडियोलॉजी का आदमी है और अपनी आइडियोलॉजी वाले लोगों को ही सरकार रखना चाहती है, तो हो सकता है कि एक सर्टेन आइडियोलॉजी के लोग ही वहाँ पर पहुँच पाएँ। सो ये भी हो सकता है। तो मेरिट बेस्ड जो रिक्रूटमेंट है उसके अगेंस्ट में है लेटरल एंट्री, पहला। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला है, तो प्राइवेट सेक्टर अगर मान लीजिए कि कोई भी टीसीएस में काम कर रहा है, बहुत साल काम किया है, बहुत ऊपर पद पर पहुंच गया है और वो फिर जॉइंट सेक्रेटरी बन जाता है, ठीक। अब जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो उस पर्सन के थ्रू लॉबिंग कर सकती है ना, सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकती है अपने फेवर में पॉलिसी बनाने के लिए। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक इशू यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है। 3 साल का टेन्योर, 5 साल का टेन्योर, 3 साल 5 साल उनको समझने में लग जाता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी काम कैसे कर रही है, तो वो कुछ चेंज नहीं ला पाते हैं अगर बाय एंड लार्ज हम देखें तो। नेक्स्ट क्या है, जो भी काम किया 5 साल बाद निकल लिए, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिविल सर्वेंट रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आईएएस रहते हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है क्योंकि उनके ये करियर बेस्ड सर्विस है। लेकिन 4 साल 5 साल के टेन्योर के लिए कोई आएगा तो जो भी करेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। और नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको अपनी जो डोमिनेटिंग पोजीशन है वो खतरे में आती है और फिर उनको लगता है कि भाई ये जो लेटरल एंट्री है ये हमारे लिए सही नहीं है, उनकी डोमिनेंट पोजीशन को बेसिकली खतरा होता है तो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो स्पेशली जो अभी जो आपका एप्लीकेशन आया है, ओपन हुआ है, उसमें रिज़र्वेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, कोई भी कोटा नहीं दिया गया है, ना ही एससी एसटी और ओबीसी को, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें राहुल गांधी, मायावती और जितेंद्र सिंह सभी ने अपने अपने कमेंट लिखे, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और रिसेंटली हमने ये भी बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी में सोशल जस्टिस नहीं है, टॉप पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्पेशली जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं। विवेक काटजू का आर्टिकल था, तो इससे जो सोशल जस्टिस है वो और कम होगी, है ना। जो सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है बेसिकली लेटरल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर आपका रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में आप कंक्लूजन में एआरसी की रिपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें एआरसी ने कहा था कि लेटरल एंट्री कुड एलिवेट चेंजेस such as lack of specialization, bureaucratic inefficiency and resistance to change in the Indian civil services, है ना। तो इसके लिए जो एआरसी सेकंड एआरसी है उसने सजेशन दिया था कि लेटर एंट्री होनी चाहिए। ये आपका कंक्लूजन हो सकता है, ये आपका कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। इसमें अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं यूट्यूब में भी, और इसका बढ़िया सा आंसर मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द पाथ रन थ्रू फील्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहाँ पर है, चाइना के साथ कंपैरिजन किया है और इंडिया को क्या चेंज करने की ज़रूरत है कि 2047 तक इंडिया का जो सपना है विकसित भारत का वो पूरा हो सके, और उसमें जो एग्रीकल्चर होगा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी जी ने, डॉक्टर अशोक गुलाटी ने आर्टिकल लिखा है। तो आप इनका नाम एज अ रेफरेंस अपने मेंस के आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा इनका हमेशा इकोनॉमिक्स की बुक में यूज़ किया जाता है रेफरेंस की तरह। सो आप भी अपने आंसर्स में इनका नाम भी अगर लिखते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। आप सॉल्यूशंस में लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अशोक गुलाटी। वेटेज मिलेगा यार आपको, है ना। इनके आर्टिकल पढ़ना मैंडेटरी है, जब भी आए इनके आर्टिकल ज़रूर देखें।
देखेंगे, ठीक। सो 78th इंडिपेंडेंस डे अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। हमें जितने भी हमारे मेजर अचीवमेंट है उसके साथ साथ फेलियर्स को भी देखना होगा और उन फेलियर से सीखना होगा, ताकि जो हमारा ड्रीम है विकसित भारत का वो पूरा हो सके, जो कि अभी बहुत डिस्टेंट ड्रीम है, बहुत दूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी है। और उसके लिए हमें क्लियरली डिफाइंड गोल्स बनाने पड़ेंगे और हर 5 साल में उस गोल को जो भी हमने बनाया है देखना होगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं और प्रॉपर इम्प्लीमेंट वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तभी हम लोग ये 2047 तक का जो हमारा ड्रीम है उसे पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स आर टू सिक्योर बॉर्डर एंड प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एट होम। सो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उनकी दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पहली क्या है कि जो बॉर्डर है उसे सिक्योर करना है, और दूसरी ड्यूटी है घर पे शांति और प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करना है। तो ये दो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो अशोक गुलाटी जी हैं उनका कहना है कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इतना तो समझता हूँ कि बॉर्डर में जो सरकार है वो फेयरली अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर में थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट ज़रूर है, उसके बाद भी ओके ओके रीजनेबली वेल मैनेज किया हुआ है इंडिया ने। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो चाइना है उसका राइज बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसके कारण इकोनॉमिक और मिलिट्री चैलेंजेस इंडिया को फेस करना पड़ सकता है। सो इंडिया को बेहतर पॉलिसी और डिप्लोमेसी की ज़रूरत होगी एक्सटर्नल फ्रंट में। अब इंटरनल फ्रंट डोमेस्टिक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, उसी को डिटेल में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक पीस और प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, जब हंगर से फ्रीडम मिलेगी, पॉवर्टी से फ्रीडम मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है। अगर हैव और हैव नॉट वाला है ना, हैव नॉट जिनके पास बहुत कम है या कुछ भी नहीं है, अगर इनकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो सोसाइटी में क्योस होगा, क्रिमिनलाइजेशन होगा, रॉबरी होगी, सोशल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, कम्युनल हार्मनी नहीं रहेगी, ये सारे इश्यूज रहेंगे। अगर सब लोग का पेट भरा रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, तो जो आपके घर पे डोमेस्टिक अगर हम देखें तो डोमेस्टिकली पीस होगा और प्रॉस्पेरिटी होगी। इंडिया ने इंडिपेंडेंस 1947 में गेन की थी। उस समय 75% पॉपुलेशन गरीबी से जूझ रही थी, एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी फेस कर रहे थे। उसके 4 साल पहले 1943 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था। उस समय 1.5 से 3 मिलियन लोग सिर्फ भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण, हंगर के कारण उनकी जान चली गई थी। इसी तरह का जो फूड सिक्योरिटी फ्रंट में डिबेकल चाइना ने भी फेस किया था। 1958 से 1963 के बीच में लगभग 30 मिलियन लोगों की जान गई थी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। भूखे रहने के कारण, खाना ना मिल पाने के कारण 30 मिलियन लोग चाइना में 5 साल के भीतर मरे थे। दोनों ही नेशन 1960s में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था वो फेस कर रहे थे। लगातार जो है पूरी पॉपुलेशन को फीड कराना बहुत बड़ा चैलेंज था, और दोनों ही कंट्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू लेट 1960 में बेसिकली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया। लेकिन चाइना ने थोड़ा सा इंडिया से पहले समझा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्हें बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है, और 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई और वो एग्रीकल्चर से हुई। अनलाइक इंडिया जहाँ पर 1991 में शुरुआत हुई, और एग्रीकल्चर अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल और रेगुलेटेड सेक्टर है सरकार के द्वारा। लेकिन 1978 में एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए और प्राइवेटाइजेशन वगैरह शुरू कर दिया गया। एज अ रिजल्ट द इनकम ऑफ चाइना फार्मर इंक्रीज बाय मोर देन 14% पर एनम बिटवीन 1978 एंड 1984। जो फार्मर्स की इनकम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। रियल इनकम जब रूरल एरियाज़ में बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ने लगती है, और जब इंडस्ट्रियल गुड की डिमांड बढ़ना शुरू हुई तब यहाँ पर इंडस्ट्री तेज़ी से इस्टेब्लिश हुई, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब डोमेस्टिक डिमांड बहुत हाई है तो इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, और आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। पहले उसने अपनी पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल किया, उसके बाद फिर अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, और इंडिया से 5 गुना उनकी पर कैपिटा इनकम है। चाइना का जो फार्म सेक्टर है लगभग इंडिया से डबल प्रोड्यूस कर रहा है, और जो
एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो इंडिया से कम है। ये चीज़ आपकी प्रीलिम्स में आई थी 2023 में, इसलिए आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और खासकर अशोक गुलाटी जी के बहुत ज़्यादा, इंडियन एक्सप्रेस से भी बहुत क्वेश्चन इस बार भी आए थे। सो आपको जो भी आर्टिकल हैं वो पता नहीं कौन सी लाइन आ जाए, इसलिए हर चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो चाइना में जो फार्म सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन इंडिया से डबल, लेकिन कल्टीवेशन एरिया इंडिया से कम। जो जनरली लॉजिकली हमको लगता है कि चाइना इतना बड़ा है तो और कल्टीवेशन एरिया तो इंडिया से ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन ये गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक। चाइना हैज़ नॉट ओनली ओपन लैंड लीज मार्केट फॉर 30 ईयर्स बट ऑल्सो सपोर्ट्स इट्स फार्मर इमेंसली, primarily through income support on a per acre basis. The Chinese government also give the country farmer market price support, producer support estimate, ठीक, which is higher than in OECD countries. OECD कंट्री मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनसे भी ज़्यादा। सो चाइना ने जो लैंड लीज मार्केट थे उसको लगभग 1978 में ही शुरू कर दिया था, ओपन कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि फार्मर जो है क्या कर सकते हैं, लीज पर लैंड ले सकते हैं। जो भी खाली लैंड है उसे लीज पर लिया और उसमें फार्मिंग करना शुरू कर दी। इससे क्या होगा, जो एरिया होगा एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का वो बढ़ेगा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक ही फार्मर के पास ज़्यादा एरिया रहेगा। सो इनपुट कम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा, ओवरऑल प्रोडक्टिव बढ़ेगी और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने इनकम सपोर्ट भी देना शुरू किया पर एकड़ बेसिस पे। अगर जिसके फार्मर्स हैं, जिनको ज़्यादा, जिनके पास ज़मीन है उनको ज़्यादा, जिनके पास कम है उनको रिलेटिवली कम। और इसके अलावा बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह भी देते हैं। वहीं इंडिया का अगर पीएससी की बात करें, प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट, तो वो नेगेटिव है। इंडिया इनपुट सब्सिडी देता है, जैसे फर्टिलाइज़र में, पावर में, ये सब में देता है, लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअली फार्मर्स को टैक्स लगा रही है थ्रू रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़, इवन दो, है ना, इट गिव्स इनपुट सब्सिडीज़। फार्मर्स के बारे में अभी हम देखें, रिसेंटली लास्ट ईयर में एक्सपोर्ट कब लगा के रखा हुआ है एग्रीकल्चर में, है ना, 1200 रुपये पर 100 kg एक्सपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा कर रखा है। इससे ऊपर अगर लोगे तभी बासमती आपको भेजा जाएगा। तो ये सब क्या एक्सपोर्ट कब है, नॉर्मल नॉन बासमती राइस तो भेज ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो इंडिया ने इतने सारे एक्सपोर्ट कब लगा के रखा है, इससे अल्टीमेटली किसको नुकसान हो रहा है, फार्मर्स को। उनको ज़्यादा प्राइस मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, फिर भी उन्हें यहाँ पर सस्ते में बेचना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी इनकम जो होगी वो कम ही होगी। सो इस तरीके से इंडिया का जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है वो नेगेटिव है, अभी भी लिबरलाइजेशन एग्रीकल्चर में नहीं हो पा रहा है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने 3 लॉज लेकर आई थी, पर हम जानते हैं उनका क्या हुआ है, ठीक है। एट द सेम टाइम वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट चाइना इम्पोज द वन चाइल्ड नॉर्म फ्रॉम 1981 टू 2016, ठीक है। इसके अलावा चाइना ने एक वन चाइल्ड पॉलिसी भी रखी थी। इसके कारण जो बच्चे थे वो कम हुए, पॉपुलेशन कम हुई और पर कैपिटा इनकम भी तेज़ी से बढ़ी है। इंडिया कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है इंडिया, पर हाँ इंडिया ये कर सकता है कि जो गर्ल एजुकेशन है उस पर फोकस कर सकता है। अगर गर्ल को एजुकेट किया जाए तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से कम होती है और उससे लेवल ऑफ इनकम भी, इंडिया का पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हो सकता है। इंडिया की अगर एग्री ग्रोथ की बात करें पिछले 20 साल की, मोदी जी और मनमोहन सिंह जी दोनों का एरा को हमें लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है लगभग 3.6% है, जो कि डिसेंट ग्रोथ है ना। 3.6% 20 साल की एग्रीकल्चर ग्रोथ, है ना। घर पे खाना खिलाने के लिए, सबको फीड करने के लिए तो सफिशिएंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम नेट एक्सपोर्टर हैं। पिछले लास्ट 3 सालों में इंडिया ने लगभग $51 बिलियन के अराउंड एक्सपोर्ट किया। एग्रीकल्चर में इंपोर्ट हम कर रहे हैं लगभग $34 बिलियन का। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो डाइवर्सिफाई हैं, जैसे राइस, मरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस, बफेलो मीट, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे इम्पोर्ट्स क्या हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ों में आ रहे हैं। पहला है एडिबल ऑयल और दूसरा है पल्सेस। एडिबल ऑयल के लिए कोशिश की जा रही है, कई स्कीम शुरू की। पल्सेस के लिए भी सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव नहीं की जा सकी है। और अगर इसी तरीके से आपका जो बिज़नेस चल रहा है उसी तरीके से एज यूजुअल मैनर में चलेगा तो ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट इंपोर्ट्स आने वाले सालों में बढ़ सकता है। बाय 2030 8 से 10 मिलियंस जो है आपका इंपोर्ट हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। लगभग 40 मिलियन टन के आसपास डिमांड
हो सकती है। और अभी हम अगले 5 से 7 सालों में 22 से 25 मिलियन टन के आसपास ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, या फिर अभी भी इतना ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टैग्नेंट है प्रोडक्शन पल्सेस में। ठीक, पल्सेस के बारे में तो हम जानते हैं, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। लेस वाटर, लेस फर्टिलाइज़र इंटेंसिव क्रॉप है, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगता है ना ही जिसमें ज़्यादा पानी लगता है। ड्राई एरियाज़ में भी पल्सेस उगाया जा सकता है। इसके अलावा जो पल्सेस होती है वो सॉइल में फर्टिलिटी इंश्योर करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है। सो अगर आपने राइस लगाया तो उसके बाद आप पल्सेस लगा सकते हैं, उसके बाद आप वीट लगा सकते हैं। पल्सेस अगर आप लगाते हैं तो जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने में भी हेल्प हो सकती है। सो ओवरऑल देखें तो बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं पल्सेस के, सॉइल के ऊपर, वाटर के ऊपर और ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर। जितनी सब्सिडी राइस और वीट को दी जा रही है, अगर उतनी सब्सिडी पल्सेस को दी गई तो चांसेस हैं कि जो पंजाब हरियाणा के रीजन है वो बहुत जल्दी पल्सेस में स्विच कर सकते हैं और लोगों को भी फ़ायदा होगा। पल्सेस सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू वेजिटेबल खाने वाले को प्रोटीन मिल रहा है। चीज़ें क्लियर है? ICRIER की एक रिसर्च थी, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर 45,000 पर हेक्टेयर फार्मर्स को दिया जाए तो अगले 5 सालों में पंजाब हरियाणा बेल्ट में पैडी से पल्सेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। डुएबल है, लेकिन उसके लिए सरकार को एक्टिवली काम करना पड़ेगा। मेन पॉइंट्स जो आपके यहाँ पर हैं वो ये हैं जो सम अप किया गया है, इसको आप ज़रूर लिख लेना। एग्रीकल्चर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है, तभी आपकी हाइब्रिड सीड्स आएगी, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इरिगेशन फैसिलिटी ज़रूरी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू हो रहा है। ओपनिंग अप लैंड लीज मार्केट, जो भी आपकी खाली ज़मीनें हैं वो एग्रीकल्चर फार्मर्स को दिया जाए ताकि वो उसमें खेती कर सके, कल्टीवेशन एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो लैंड लीज मार्केट ओपन करना है। नीति आयोग ने मॉडल लैंड लीज एक्ट भी बनाया है, इसे भी आप लिख सकते हैं अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा जो वैल्यू चेन्स है पेरिशेबल आइटम्स की, उसे भी आपको बिल्ड करना है ऑन द लाइंस ऑफ अमूल मॉडल, इसे आप अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। इस तरह की जब तक पॉलिसी मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तब तक के एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर सस्टेनेबल बेसिस पे हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है ऑन द बैकड्रॉप ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हमें ये सारे मेजर्स लेने होंगे और हर साल उस पर फोकस करना होगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है। तो ये आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल क्लियर है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है स्नैपशॉट ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। द हिंदू में आर्टिकल आया है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट मेंस के लिए है ना। मेन डेटा तो आपको मेंस में यूज़ करना ही करना पड़ता है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, माइग्रेशन मतलब पलायन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही माइग्रेशन होता है। इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और इंडिया से बाहर भी हो सकता है। बेसिकली इसमें हम इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट माइग्रेशन की बात करेंगे। इंट्रा मतलब स्टेट से स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, है ना। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस बालाघाट है, बालाघाट से भोपाल गया तो इंटर स्टेट कहलाएगा। अगर भोपाल से दिल्ली चला गया तो इंटर स्टेट कहलाएगा। ठीक, तो एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। अब माइग्रेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं? पुश और पुल फैक्टर होते हैं यार। पुल कौन सा फैक्टर होगा? जब सिटी हमें खींच रही होती है ना, हमें लगता है कि यार बाहर जाएंगे, दिल्ली में मस्त नौकरी करेंगे, बढ़िया लाइफ है वहाँ पर, एकदम मज़ा आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, बढ़िया जॉब करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ये हमें क्या करती है? पुल करती है, खींचती है, इसलिए माइग्रेशन होता है। पुश फैक्टर्स भी होते हैं, मान लो कि मेरे गांव में सूखा पड़ गया तो वो क्या करेगा? मुझे फोर्स करेगा माइग्रेशन करने के लिए। सो ये पुश फैक्टर होते हैं। पुल और पुश फैक्टर के कारण जनरली माइग्रेशन होता है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किस रीज़न से होता है? मैरिज के कारण। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन जो भी हो रहा है इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज के कारण हो रहा है। उसके बाद फिर जो रीज़न है इकोनॉमिक रीजंस होते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कैसे होगी? मान लीजिए जो लेबर हैं वो जा रहे हैं, सस्ते लेबर अगर आपको जैसे महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल या गुजरात फॉर एग्जांपल डेवलप स्टेट है, बिहार यूपी के सस्ते लेबर मिल जाएंगे तो और डेवलप होगा, क्योंकि लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बनेंगे। कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगी तो इनपुट की कॉस्ट कम होगी और ओवरऑल जो प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड बनेगा वो भी सस्ता होगा, तो ओवरऑल कंज्यूमर गेन होगा पूरे देश के लोगों को। और प्लस बाहर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि प्राइस कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है, पर प्रॉब्लम क्या जाती है? कई बार ये भी होता है कि स्लम बनना शुरू हो जाते हैं,
माइग्रेशन के कारण आप देखें स्लम बनना बहुत शुरू हो जाते हैं, बाहर जाके लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। दूसरा, तीसरा ये कि घर नहीं मिल पाते हैं, उसी के कारण ये स्लम एरियाज़ में रहना पड़ता है। हाइजीन का इशू रहता है, हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी का इशू होता है। घर पे रहते हैं तो वहाँ पर परिवार के साथ साथ आसपास के आस पड़ोस के लोग भी चिंता करते हैं। शहर में जाओ कोई नहीं पूछता, अकेले पड़े हो रूम में, कई दिन तक के पड़े रहो, कोई नहीं आने वाला है देखने के लिए। लेकिन बाजू वाली आंटी एक ना एक बार बेल बजा ही देती है, अगर हम लोग छोटी जगह की बात करें। सो ये सारे इश्यूज और चैलेंजेस भी होते हैं। इसलिए जनरली जो सरकार है उनकी नीति ये है, और यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आए कि हमें स्मार्ट विलेज बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट सिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने विलेज स्मार्ट बना दिया, वहीं पर सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर दी, है ना, तो फिर लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। जो पुश और पुल फैक्टर है, उसमें से पुल फैक्टर हम एड्रेस कर सकते हैं। पुल फैक्टर कैसे एड्रेस कर सकते हैं? बेसिक एमिनिटी वहीं दे दो, थिएटर वहीं दे दो, अच्छा एजुकेशन वहीं दे दो, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं क्रिएट कर दो, लोग क्या नहीं करेंगे? माइग्रेशन नहीं करेंगे। सो स्मार्ट विलेज की इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है। अब डेटा की बात कर लेते हैं। द मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे ऑफ नेशनल सैंपल सर्वेज ऑफिस 78th राउंड कंडक्टेड इन 2020-21 ऑफर्स अ डिटेल्ड लुक at the reasons for intra and interstate migration across India and the problem faced by the migrants। ठीक, तो डेटा यहाँ दिया हुआ है, एनएसएसओ का डेटा है, 2020-21 में सर्वे किया गया था। अब सीधे डेटा की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टेट विद द हाईएस्ट एक्सटर्नल माइग्रेशन, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे यूपी है। जनरली हमें लगता है कि यूपी होगा जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है? महाराष्ट्र से हो रहा है। दूसरा क्या है? स्टेट विद द हाईएस्ट इंटरनल माइग्रेशन, अंदर अंदर स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है यूपी के अंदर, है ना। मैरिजेस के कारण बड़ा जगह यूपी में शादी हो जाती है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन है। अ पेयर ऑफ स्टेट वेयर द हाईएस्ट शेयर ऑफ माइग्रेंट्स कम फ्रॉम एंड माइग्रेटेड टू महाराष्ट्र। कहाँ से जाते हैं सबसे ज़्यादा लोग? यूपी से जा रहे हैं। सो माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो यूपी से सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है बाहर दूसरे स्टेट्स में जाके काम कर रही है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दूसरे स्टेट से कहाँ पर आ रही है? महाराष्ट्र में ही आ रही है। सेकंड नंबर में आपका केरला है, और गल्फ़ कंट्री से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वापस आ रहे हैं केरला में। उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी बहुत जाते हैं लोग, बिहार से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, बिहार से झारखंड जा रहे हैं, बिहार से यूपी जा रहे हैं, बिहार से दिल्ली से यूपी भी जाते हैं, कुछ परसेंट में वापस भी लोग जाते हैं। सो ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश से पंजाब, बहुत सारे लेबर कहाँ जाते हैं? पंजाब की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट विथ हाई प्रपोर्शन ऑफ माइग्रेंट, तो जो मुंबई सबर्बन एरिया है वहाँ पर माइग्रेंट्स का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 1.17। पुणे में भी लगभग 1.15 पॉपुलेशन माइग्रेंट्स की है। थाने में है, महाराष्ट्र में ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? माइग्रेशन फॉर इकोनॉमिक रीज़न, जो माइग्रेशन है इकोनॉमिक रीजंस के कारण कहाँ पर हो रहे हैं? ऑब्वियसली महाराष्ट्र ही लोग जाएंगे, क्योंकि वो रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट है। और कहाँ से आ रहे हैं? यूपी से आ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिहार से भी आ सकते थे, लेकिन यूपी से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ नंबर बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहीं से माइग्रेट करके लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं। बहुत सारे यूपी के लोग दिल्ली भी जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? माइग्रेशन फॉर मैरिज। माइग्रेशन फॉर मैरिज कहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं? यूपी से लोग महाराष्ट्र माइग्रेट कर रहे हैं शादी के लिए भी, जो कि थोड़ा अचंभित करने वाला डेटा है। ये डेटा आपके लिए थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी डेटा तो फिर भी लॉजिकल है। यूपी हर जगह है, महाराष्ट्र हर जगह है। बिहार से झारखंड भी बहुत लोग शादी करके पहुँचते, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बिहार से वेस्ट बंगाल, बिहार से यूपी। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो लास्ट वाला है, मैरिज वाला माइग्रेशन, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? सो ये कंप्लीट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।